तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस। तो पिछले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमोरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं हम। तो हम बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस की। सो व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? इधर गेमेटोजेनेसिस में आप एक वर्ड यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक होता है गैमीट और एक है आपका जेनेसिस। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय गैमीट? व्हाट इज गैमीट? गैमीट का मतलब है जैसे कि स्पर्म या ओवम। गैमीट और जेनेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेसिस? जेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन एंड गैमीटो मीन्स गैमीट। तो मतलब क्या, गैमीट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली टू टाइप्स, द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस। ठीक है। What I'm saying the gametogenesis of two types, the spermatogenesis and the oogenesis. The spermatogenesis is basically the formation of the sperm, and the oogenesis is basically the formation of the ovum. ठीक है। स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म जेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन। ओ मीन्स ओ जेनेसिस मतलब ओवम की फॉर्मेशन। ठीक है। अब हमें पता है कि जो मेल गैमेट होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम ओवम बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, एन से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये डिप्लॉयड नेचर के बनेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? 2n। ठीक है। अब हम बात करें फेजेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस की, तो देखो गैमेटोजेनेसिस में ना तीन फेज आते हैं, मतलब ये 3 स्टेप्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है। 3 फेजेस आते हैं गैमेटोजेनेसिस में। फर्स्ट फेज इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज इज द ग्रोथ फेज, एंड द थर्ड फेज इज द मैचुरेशन फेज। ठीक है। अब जो फर्स्ट फेज होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी ऑफ द गैमेट्स, और सेकंड में होगा ग्रोथ फेज, फिर इसमें ग्रोथ होगी, और थर्ड में इसकी उनकी मैचुरेशन होगी। ठीक है। वो मैच्योर होंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमने बेसिकली पढ़ा, एक होता है मेल गैमीट जिसे हम बोले हैं स्पर्म, और एक होता है फीमेल गैमीट जिसे हम बोलते हैं ओवम। अब देखो पता है क्या है कि अब फिर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? गेमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब गेमेटोजेनेसिस के दो वर्ड से मिलके बना है, गेमीट और जेनेसिस। गेमीट का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, सॉरी, गेमीट का मतलब जैसे स्पर्म या ओवम, और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। अब जो हमने और क्या पढ़ा था कि गेमेटोजेनेसिस 2 टाइप की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस। ठीक है। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो देखो बेसिकली क्या हमने यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो सबसे पहले हमको क्या पता था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटर लेयर को हमने अगर अपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटर लेयर को हम क्या बोलते थे? जर्मिनल एपिथेलियम। अब जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी ना, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम जो उसकी आउटर लेयर होती है, यहाँ पे बनते हैं स्पर्म। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, एंड इट मेक्स द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। 2 सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम 2 सेल्स बनाती है, एक बनाती है जर्म सेल और एक बनाती है सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है। विच आर ऑल्सो नोन एज द सर्टोली सेल्स। ठीक है। अब देखो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके स्पर्म को। अब जो जर्म सेल होगा ना, ये आगे जाके मल्टीप्लाई करता है और क्या बनाता है? आपका स्पर्म। ठीक है। अब मैंने बोला अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये प्रोसेस हुई कैसे जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल की। तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखते हैं कि जैसे जर्मिनल एपिथेलियम था, ये 2n नेचर की होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? डिप्लॉयड नेचर की होती है। माइटोसिस, माइटोसिस विच इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, वो अंडरगो करती है, उस पर माइटोगोनिया बना लेती है। ठीक है। ठीक है। अब और मतलब ठीक है ना, और क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, उसके बाद वो स्पर्मेटोगोनियम बना लेता है, और ये जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया तक की प्रोसेस को, या जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है। ठीक है। इतने इतने फेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा
स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, उसके अंदर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये हमें पता ही है कि 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। 23 + 23। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है ना, उसको हमने वो माइटोसिस, अगर हम इसको दोबारा बनाए तो उस जर्मिनल एपिथेलियम ने क्या पढ़ा कि डिप्लॉयड नेचर की है, मल्टीप्लिकेशन फेज है, 46 क्रोमोसोम ने माइटोसिस करी और स्पर्मेटोगोनिया बना लिया। और जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, इट इज, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो भी डिप्लॉयड नेचर का है, और जो जर्मिनल एपिथेलियम ये भी डिप्लॉयड नेचर की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इधर एक प्रोसेस होगी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब एक वैसी प्रोसेस होगी, मैंने बोला कि जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होने जो होगी तो वो स्पर्मेटोगोनिया क्या बना लेगा, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोगोनियम फिर उसके बाद बनाएगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे, या फेज को बोलेंगे हम ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में किस वे में डिवाइड कर रहा है, या ग्रोथ हो रही है इसकी, ग्रो कर गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये क्या करेगा, मियोसिस वन करेगा। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड नेचर के हैं, ये मियोसिस वन करेंगे और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे, ठीक है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, मतलब ये मैच्योर हो गए, ठीक है। तो इस फेज को हम बोलेंगे मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मियोसिस टू करेंगे, स्पर्मेटिड बना लेंगे, ठीक है। अब दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मेटोजोआ स्पर्म, ठीक है। अब जो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, इसमें क्या होगा, ये जो डिप्लॉयडी नेचर होगा ना, इन सब चीज़ों का, ये डिप्लॉयडी नेचर है ना, ये सब हैप्लॉयडी नेचर में बदल जाएगा, ठीक है। अब जो स्पर्मेटेड होंगे ना, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द स्पर्मेटेड गेट कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म फॉलोइंग चेंजेस अकर, ये स्पर्मेटेड आगे तो स्पर्म बनाएगा, ठीक है। इसके स्पर्मेटेड के आगे होगा, ये क्या बना लेगा, स्पर्म बना लेगा, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड नेचर है, मियोसिस वन करा रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो भी डिप्लॉयड नेचर का, मियोसिस टू करा के स्पर्मेटेड बना रहा है, ठीक है। अब इस सब चीज़ों को इस फेज को हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन फेज, मतलब मैच्योरेशन हो रही है, यहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं सब, हो रही चीज़ें, ठीक है। अब जो स्पर्मेटेड है ना, अब ये आगे स्पर्मेटोजोआ बना लेगा, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, फाइनल स्टेप है ये, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब देखो, when the spermatid is get converted into the spermatozoa or the sperm, it following changes occur, अलग अलग चेंजेस अक्कर होते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये एक्रोसोम होता है, गोल्गी बॉडी से बनता है, ठीक है। सेल अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर वो भी हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे अपलोड, अगर, ठीक है। तो अगर आपने सेल पढ़ा है तो सेल में एक स्पर्म सेल में क्या होता है कि एक स्पेशल पार्ट होता है, गोल्गी मॉडिफाइड गोल्जी होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये क्या करता है, एक्रोसोम का बेसिक फंक्शन होता है, ये ना ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अब और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होती है, जब ये स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में बदल रहा है, तो ये क्या क्या बनाएगा, एक्रोसोम बनाएगा, विच इज फाउंड बाय द गोल्गी बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा, ठीक है। और जो सेंट्रियोल हो गए ना, वो सेपरेट हो जाएंगे बनाने के बाद, और क्या होगा कि एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, मतलब स्पर्म की पूंछ बनाएगा, सिंपल भाषा में बोले तो। अब स्पर्म क्या करता है ना, जब बन जाते हैं, ये सारी प्रोसेस ऊपर से नीचे तक होगी, तो ये सर्टोली सेल्स से जुड़े रहते हैं। तो ये जब सर्टोली सेल्स से टूट जाएंगे, मतलब ये सेपरेट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मिएशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज नोन एज द स्पर्मिएशन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले तो, ठीक है, स्पर्मिएशन हमने पढ़ लिया। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का खेल खत्म, हमने जर्मिनल एपिथेलियम से लास्ट में हमने जर्म सेल बना दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं, अदर अदर नेम है, ठीक है। अब हमने देखना कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है, मतलब क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन से क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखो
एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है ना कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, देखो आपको थोड़ा एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस नीचे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। दो टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस बेसिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, GnRH, ठीक है, GnRH, ठीक है। तो GnRH होता है ना इसके अंदर, जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, और एक ये GnRH रिलीज कराते हैं, विच आर द क्लास ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स में दो टाइप के हार्मोन्स आते हैं, कौन कौन से। एक आता है LH, मतलब हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, और इसने दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज कराए जो किसी क्लास में आते हैं, GnRH। GnRH माने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने GnRH वाले हार्मोन रिलीज कराए, कौन कौन से थे, LH एंड FSH। LH मींस द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मींस द व्हाट, FSH मींस द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो FSH है ना, FSH क्या होता है बेसिकली, देखो जो LH होता है ना, हमने हमने पीछे हमने क्या पढ़ा था हमने पीछे, अगर आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो ना, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, तो उसके अंदर ना स्पेशल टाइप के कनेक्टिव, जो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें स्पेसिफिक टाइप, जैसे देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना आपका, तो यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें बोलेंगे हम लाइडिग, LLEYDIG, लाइडिक सेल्स। अबे लाइडिक सेल्स, LH हार्मोन क्या करता है, लिटिनाइजिंग हार्मोन, ये लाइडिक सेल्स को सिग्नल देता है, ठीक है, और वो क्या कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि मेल में सबसे मेन हार्मोन कौन सा होता है, सेक्स हार्मोन, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द व्हाट, किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, मेल के करेक्टरिस्टिक्स जैसे डीप वॉइस, फेस, फेशियल हेयर वगैरह, मस्कुलर बॉडी वगैरह। तो हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, एलएसडी कराया और टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जो FSH है ना, ये दो चीजें रिलीज करता है। ठीक है, दो चीजें रिलीज होती हैं जिसमें ABP, ठीक है, ABP न्यूज देखते हो ना आप, ABP न्यूज एक ट्रिक, ठीक है, ABP न्यूज ट्रिक समझ लो इसकी, कि FSH ने ABP न्यूज को एक न्यूज दी। ठीक है, मतलब FSH ने ABP रिलीज कराया। व्हाट इज ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नॉट द ABP न्यूज। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को FSH ने रिलीज कराया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। ठीक है, अब जो ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन की इनिबिशन कराएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे कि, सॉरी एक चीज गलत होगी, ठीक है, ABP क्या कराएंगे, ये क्या कराएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करेंगे। मतलब ये ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन कितना ज़्यादा, मतलब इसकी ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, इनिबिट नहीं, इनिबिट का भी फंक्शन है वो आगे देखेंगे। ठीक है, हमने बोला कि ABP टेस्टोस्टेरोन को इनिबिट करा रहे हैं, तो आगे क्या होगा कि सो दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज, मीन्स व्हेन देयर इज एक्सेस टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीड, मतलब जब क्या होगा कि ABP क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब टेस्टोस्टेरोन बड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक चालू होगा। ये सिग्नल, नेगेटिव फीडबैक का सिग्नल कहाँ को जाएगा, हाइपोथैलेमस को जाएगा, वापस ऊपर यहाँ को जाएगा हाइपोथैलेमस को, और फिर क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, बनना स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक एक्सेस कंडीशन में, एक्सेस कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए या किसी भी चीज़ को हम देखें, तो एक्सेस चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो एक्सेस कंडीशन में जो हमारा नेगेटिव फीडबैक होगा हाइपोथैलेमस को जाएगा और टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ABP क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को। ठीक है,
अब एफएसएच ने तो एबीपी रिलीज कराया, तो एफएसएच एक और चीज रिलीज कराता है। एफएसएच इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक और चीज रिलीज कराता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। अब इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है। इसका फंक्शन भी सेम होता है कि जब बड़ी हमारे अंदर जो ये हार्मोन्स का जो हमारे टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये क्या करता है कि इनिबिन का मतलब क्या, इनिबिशन, ठीक है। तो इनिबिन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनिबिन के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा, और कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रुकेगा। और इनिबिन क्या करेगा कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो एकदम से आके एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दे देगा और हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि यहीं पे रुक जाएगा सारा स्टेप, और टेस्टोस्टेरोन आके रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो इनिबिन का फंक्शन है इनिबिशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक और चीज़ और भी होती है कि व्हेन देयर इज लेस टेस्टोस्टेरोन, हमने तो बात कर ली कि हमने बोला कि बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक चालू हो जाएगा और सब टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा। पर एक चीज़ और होती है कि अगर बड़ा ज़्यादा कम टेस्टोस्टेरोन है तो एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होगा। तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव फीडबैक चालू होगा और क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, कि बोलेगा कि भाई इसको टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराओ, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक में आपका टेस्टोस्टेरोन को पॉजिटिव टेस्टोस्टेरोन के सिग्नल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस को, जिससे क्या होगा, व्हाट, आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले तो हमने बेसिकली नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले हमने ये चीज़ हमने क्या कर लिया, हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो बेसिकली ना देखो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने बेसिकली क्या करा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ ली, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ ली हमने, और एक हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लिया, एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया और इसका हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा स्पर्म बन रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो हम स्पर्म्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब बेसिकली इधर क्या आ रहा है कि इधर देखो क्या है कि इधर हम स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दिस अदर नेम ऑफ द स्पर्म इज द स्पर्मेटोजोआ, सो बाय डोंट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है। तो द स्पर्मेटोजोआ इज बेसिकली आल्सो नोन एज अ स्पर्म, इट इज बेसिकली हैप्लॉइड इन नेचर। सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम से जो चीज बन रही थी क्या, स्पर्मेटोगोन ही, भाई वो है डिप्लॉयड नेचर का, स्पर्मेटोजोआ इज हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। व्हाट इज हैप्लॉइड, इट इज डिनोटेड बाय द एन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये आपको पूरा मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अब जो स्पर्म होता है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हेड, मतलब हेड पीस बोल लो या हेड बोल लो, हेड पीस बोल लो, ठीक है। हेड होता है, आपका नेक होता है, आपका मिड पीस या मिडल पीस होता है, ये इसको हम, और फोर्थ पार्ट होता है आपका टेल, ठीक है। अब जो हेड होता है ना उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई जो जब आपका क्या स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है तो क्या होता है, एक्रोसोम की फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज एक्रोसोम, एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड गोल्गी, ठीक है। जब गोल्गी बॉडी आपकी मॉडिफाई होती है तो वो क्या बनाती है, एक्रोसोम। एक्रोसोम का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, टू पेनिट्रेट दी व्हाट, ओवम। ओवम को तो पेनिट्रेशन होनी है तो फर्टिलाइजेशन तभी तो होगी ना, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर सिंपल आपने याद रखना है कि पेनिट्रेशन क्या होगी, इसके अंदर इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइल्यूरोनिक डेज, ठीक है, हाइल्यूरोनिक डेज होता है इसके अंदर एक एंजाइम, वो हम आगे देखेंगे। और एक जोनालाइसिन एंजाइम होता है, वो भी हम आगे देखेंगे, अब मतलब टेंशन, ठीक है। अब एक स्पेशल यहाँ पे इस जो आपका हेड पीस के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आपके पूरे स्पर्म का। स्पर्म एक्चुअली क्या है, सेल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब जो नेक होता है ना, नेक के अंदर आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है एक, और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आपका फ्रंट वाला, डिस्टल सेंट्रियोल आपका बैक वाला है, ठीक है।
अब जो आपका मिड पीस होता है ना, मिड पीस बेसिकली मिड पीस के अंदर क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज हम स्पर्म क्या है एक्चुअली, सेल ही तो है एक, ठीक है। अब देखो जो माइटो, अब जो लास्ट में आपने मिड पीस पढ़ लिया आपने, अब इसका क्या पढ़ना है? टेल। टेल के अंदर क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि पिछले स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा था? याद करो याद करो याद करो। क्या पढ़ा था कि जब स्पर्मेटेड आपके स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो क्या होगा कि बेसिकली एक एक्सेल फिलामेंट की फॉर्मेशन होगी, और एक्सेल फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? टेल, ठीक है। ये ऐसे एक्सेल फिलामेंट है, इसको हम टेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसकी थोड़ी थ्योरी चेक कर लें, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी थ्योरी चेक कर लें तो हेड पीस क्या होता है? हेड पीस क्या होता है? हेड पीस कवर करता है 2/3 पार्ट, ठीक है। 2/3 पार्ट ऑफ द स्पर्म, 2/3 हिस्सा आपका हेड पीस कवर करता है स्पर्म का। एंड इट इज इलोंगेटेड एंड कंटेन्स द लार्ज न्यूक्लियस। ये इलोंगेटेड पार्ट होता है, ठीक है। ये इलोंगेटेड पार्ट होता है एंड कंटेन्स द लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो हेड पीस होता है ना, इसके अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो आपका एक्रोसोम बोला था ना मैंने, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यार कैप नहीं है ये, देखो आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ना, ठीक है। अब जो head piece is consisting of the cap like structure which is also known as the acrosome, ठीक है। acrosome is present, it and is the cap like structure in the head piece, ठीक है। अब acrosome contains the many hydrolytic enzymes, ठीक है। hydrolytic enzymes होते हैं आपके acrosome के अंदर, तभी वो आपके उसको आपके ओवम को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हाइल्यूरोनिक डेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। और एक एंजाइम होता है जोनालाइसिन, ठीक है। जोनालाइसिन एक एंजाइम होता है विच इज प्रेजेंट इन द एक्रोसोम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट पेनिट्रेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ओवम, ठीक है। ओवम भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके ये किसको, ये हाइल्यूरोनिडेज किस एंजाइम को आपका इनहिबिट करता है? जोनालाइसिन किसको करता है? ये इसका भी आगे हम देखेंगे, इसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एंड एक्रोसोम, अगला पॉइंट है कि एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्पर्मेटिड। देखो स्पर्म एक्चुअली एक सेल है, इसके अंदर भी गोल्गी अपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। तो एक्रोसोम मतलब हमने पढ़ा था ना, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से आपके क्या स्पर्मेटोजोआ बन रहे थे जिन्हें हम स्पर्म बोल रहे हैं। तो जब स्पर्मेटिड की कंडीशन होती है, इसके अंदर जो स्पर्मेटिड के अंदर गोल्गी अपरेटस होता है ना, चीजें लिंक करने की कोशिश करो। मैंने बोला कि स्पर्मेटिड के अंदर, स्पर्म एक्चुअली सेल है, तो जब स्पर्मेटिड की स्टेज आई ना आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो स्पर्मेटिड के अंदर जो आपका गोल्गी अपरेटस है ना, उसी से ही आपका एक्रोसोम बनता है। मतलब एक्रोसोम इज मेड बाय द गोल्गी अपरेटस ऑफ द स्पर्मेटिड, ठीक है। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है। अगर हम देखें नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है। हमने हेड पोर्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेक पोर्शन, ठीक है। नेक पोर्शन अगर हम पढ़ें तो नेक पोर्शन हमारा क्या है? नेक पोर्शन में हमें ये बोल रहा है कि नेक पोर्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू सेंट्रियोल्स। दो सेंट्रियोल्स हमने पढ़े थे, कौन सा था? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड एक तो होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। अब जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है ना, इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये करता है कि when the zygote forms, the first division is initiated by the proximal सेंट्रियोल। कि जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जब आपका स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है, तो क्या होता है कि जो फर्स्ट डिवीजन होती है, फर्स्ट सेल डिवीजन होती है ना, इसको मैं आगे देखेंगे हम। जो फर्स्ट सेल डिवीजन होती है वो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की वजह से होती है, ठीक है। अब जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ना, बेसिकली यार देखो डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था और डिस्टल सेंट्रियोल था। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ना, इसका हमने रोल पढ़ा कि जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो ये क्या कराएगा? फर्स्ट डिवीजन इनिशिएट कराएगा। अब जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, यार डिस्टल सेंट्रियोल के पीछे एक्सियल फिलामेंट नहीं बन रहा है आपका? तो इसी का, तो डिस्टल सेंट्रियोल का यही रोल है कि डिस्टल सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट और दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेल, ठीक है। तो डिस्टल सेंट्रियोल नीचे होगा और ये टेल फॉर्म करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। तो यही हमारा और टेल के आगे हम टेल का पोर्शन पढ़े तो टेल में आपका एक्सियल फिलामेंट होता है, जिसको एक्सियल फिलामेंट को हम टेल बोलते हैं। अब टेल का फंक्शन क्या होता है कि टेल का फंक्शन होता है कि देखो, अब देखो ये मेरा हाथ है, इसको स्पर्म कंसीडर करो। ये आपका, इसका आपका क्या था? एक्रोसोम। ये आपका नेक, ये मिडल पीस, और ये आपका क्या? ये आपका
क्या है ये आपका टेल है। ठीक है, तो सर ये टेल है, तो बेसिकली स्पर्म कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, स्पर्म ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो स्पर्म का बेसिक फंक्शन, टेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि मोटिलिटी का होता है, कि मूव कराने में हेल्प करता है। तो यहीं तक हमारा ये था बेसिकली स्पर्म। और तो अभी तक इतना ही करते हैं, आगे हम ओजेनेसिस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।